अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमदद ईमानदार जजों के एहतसाब का रोड मैप तैयार कर लिया गया है और इस मरतबा मिट्टी पाओ फार्मूला किसी सूरत भी नहीं चलने वाला है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को यह बात बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दी गई है कि नवाज शरीफ भूलेगा और ना ही ये बात किसी को भूलने देगा। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गया तो लग पता जाएगा पाइन इस मरतबा, क्योंकि ये बात अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से हतमी तौर पर तय कर ली गई है और यही वो नुकता है जो इस वक्त अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें दरार का सबब बन सकती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तरफ से जिन चंद नामों का ऐलान किया गया है कि जनाब इनको वो कटहरे में देखना चाहते हैं, उनमें से कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो माजी में एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहते हुए बतौर एस्टेब्लिशमेंट काम कर चुकी हैं और उसके साथ साथ उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को जुडिशरी की भी कुछ हमायत हासिल थी। और नवाज शरीफ साहब के बयानिए का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू एक हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट का जज भी है, लिहाजा इसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब की तरफ से उठाए जाने वाले नकात को शायद इस मौके पर वो नहीं समझती कि जनाब इनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को ये बात बावर कराई है कि जनाब आप आएँ, इलेक्शन लड़ें, जीतें भी, वट एवर जो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि आपकी पहला और प्राइम फोकस पाकिस्तान की इकॉनमी होना चाहिए। आपको पाकिस्तान की मईशत की डूबती नाव को पार भी लगाना चाहिए और इसके लिए आपको दिन रात मेहनत भी करना चाहिए। और ये वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जनाब नवाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर ग्रेटर अलायंस बनाने का मशवरा दिया गया है। उनसे कहा गया है कि जनाब ये जो वसी तर इत्तेहाद शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने अपने हुकूमत के अंदर बनाया, अगले 5 साल के लिए ये जो वसी तर इत्तेहाद है इसको बरकरार रहना चाहिए और एक ग्रेटर पोलिटिकल कंसेंसस को भी डेवलप करना चाहिए। बताया यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की इन तमाम तजावीज़ पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया गया, मां सिवाय एक पर, भूल जाने पर। और ये जो भूल जाने वाला इशू है ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉट इशू बन के सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो जवाब है उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो इस हवाले से सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और वतन वापसी के बाद हालात कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर सकते हैं जहां पर नवाज शरीफ साहब को इसी एक नुक्ते पर आमादा करने के लिए कोई कार्रवाई का आगाज़ किया जाए और इसी वजह से कोई ब्लेम गेम है जो अब शुरू होती हुई नज़र आ रही है। और इस ब्लेम गेम के अंदर कुछ किरदार हैं जो सामने आकर अब खुलेआम जो है वो एक नई कार्रवाई की बुनियाद रखने वाले हैं। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको इस एक सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर आपको इसी साल अगस्त में यानी 2-3 महीने पीछे जाना पड़ेगा, जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जब हुक्मरान इत्तेहाद बरसर इक़्तिदार था, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब को लाहौर में गिरफ्तार किया जा रहा था। और उसके बाद जो एक आप-पारा है इस्लामाबाद का, आपको पता है बड़ा मशहूर और मारूफ मुकाम है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, ठीक है जी। उस मीटिंग के अंदर जो तमाम मीडिया मालिकान थे उनको उस मीटिंग के अंदर आप-पारा में दावत दी गई थी। आप-पारा में उस मीटिंग के अंदर जो मीडिया मालिकान थे वो मौजूद थे और वहाँ पर उनको एक पैगाम बड़े वाज़ेह अंदाज में दिया गया था और पैगाम दिया था एक आला अस्करी शख्सियत की तरफ से जो इस वक्त एक अहम तरीन ओहदे पर फाइज हैं, और उनकी तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि जनाब इमरान खान, इनका नाम जो है वो किसी भी तरीके से इमरान खान का नाम या तस्वीर नेशनल मीडिया के ऊपर नज़र नहीं आनी चाहिए। इमरान खान को एक गलती समझकर फरामोश कर देना चाहिए और इमरान खान का जिक्र अगर सामने आएगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये वाले जो फार्मूला है इसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ और इमरान खान का नाम की जगह पर जो है वो शौकत खानम का बेटा, कासिम के अब्बा, इस तरह की चीज़ों का जिक्र जो है वो शुरू हो गया नेशनल मीडिया पर। नाम इमरान खान साहब का नहीं आया और तस्वीर का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। रावियान ये कहते हैं, एक सजायद चूँकि लोग वहाँ पर मौजूद थे मीडिया मालिकान, तो वही सारे इस वाक़े के रावी हैं, उनका ये कहना है कि जिस वक़्त ये मीटिंग हो रही थी आप-पारा में और तमाम मीडिया मालिकान मौजूद थे तो उस अस्करी शख्सियत
کے ساتھ ایک سیاسی شخصیت بھی ان کے ساتھ بالکل کرسی نال کرسی تے گوڈے نال گوڈا جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ شخصیت عمران خان صاحب کے دور میں ان کے وزیر اور ان کے قابل اعتماد ساتھی تھے، جو بعد میں انہوں نے ان کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی، دوریاں اختیار کر لی اور ان کو بھی ٹاٹا گڈ بائی کہہ دیا، اور یہ شخصیت تھی فیصل وؤڈا صاحب۔ فیصل وؤڈا صاحب اس میٹنگ میں اس عسکری شخصیت کے ساتھ تھے، اور اس نے اس بات کا جو ہے خلاصہ کر دیا کہ فیصل وؤڈا صاحب عسکری ایک غیر عسکری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عسکری شخصیت کے ترجمان بھی ہیں، غیر سرکاری ترجمان کے طور پر وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ان کو ساتھ بٹھا کر یہی پیغام دیا گیا تھا میڈیا مالکان کو، یہ بندہ جب بھی آئے گا یہاں پر بیٹھے گا، جو بات کرے گا اس کو ہماری بات ہی کنسیڈر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا میرے خیال میں معنی نہیں تھا۔ اب فیصل وؤڈا صاحب گزشتہ دنوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ مختلف ٹی وی ٹاک شوز پر آ رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے جناب ٹی وی ٹاک شوز بنانے کی جو ہے نا وہ ایک ریکارڈ قائم کر دیا، ہر ایک ٹاک شو میں، اور پرائم ٹائمز کے ٹاک شوز کے اندر موجود تھے، کبھی کاشف عباسی کے پاس، کبھی جناب ندیم ملک کے بعد، کبھی کدھر، وہ ہر ایک جگہ پر موجود تھے، اور ہر ایک جگہ پر ایک ہی سوال بار بار وہ اٹھا رہے تھے، بلکہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، اور اس ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے 18 پولیٹیکل لیڈرز کو عبرت کا نشان بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب یہ جو ٹاک شوز کے اندر ان سے ایک ہی سوال کیا جا رہا، تو میرا خیال ہے یہ سوال بھی پلانٹڈ تھا، اور ان کا جو جواب تھا وہ جان بوجھ کر اس کو اس طریقے سے پچ کیا جا رہا تھا کہ یہ تاثر دیا جائے کہ نواز شریف اگر چاہے بھی تو یہ جو مٹی ہے اس کو ڈالنی پڑے گی، یعنی نواز شریف جو مرضی کر لے، یہ مٹی پاؤ ان کو کرنا پڑے گا اگر وہ چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ سوال بار بار ہو رہا تھا، اور اسی حوالے سے سوال ہو رہا تھا کہ جناب یہ جو نواز شریف صاحب کی طرف سے بات کہی گئی ہے کہ مٹی پاؤ نہیں چلے گی، احتساب ہوگا، اور انہوں نے جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، گلزار، عظمت سعید، ان سب کے نام لیے تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی اس اعلان کے اوپر وہ کاربند رہ پائیں گے؟ اور فیصل وؤڈا صاحب ہر ایک ٹاک شو میں ان کا یہی کہنا تھا کہ جناب پہلے ووٹ کو عزت دی تھی، پھر انہوں نے جناب جو ہے اقتدار کو عزت دی، اور اب وہ بوٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے نواز شریف کو، انہی دو شخصیات خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی شخصیات، انہوں نے ہی نواز شریف کو جیل سے نکالا اور ان کو ملک سے باہر بھجوایا۔ جن لوگوں نے نواز شریف کو جیل سے نکال کر ملک سے باہر بھجوایا، نواز شریف ان کے خلاف کارروائی کیسے کر پائیں گے؟ یہ ایک بات جو ہے وہ بار بار فیصل وؤڈا کی طرف سے پچ کی جا رہی ہے، اور یہ کہنے کے لیے کی جا رہی ہے کہ یہ نواز شریف کے لیے ممکن نہیں، اور بٹوین دی لائنز یہی پیغام ہے کہ اگر آپ نے اسی بات پر قائم رہے کہ نہ میں بھولا ہوں نہ میں بھولنے دوں گا، تو پھر ہمیں آپ کو بھلانا پڑے گا، اور یہ جو بھلانا ہے اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے، اور شاید یہی وہ پیغام ہے جو اس وقت سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ نواز شریف صاحب نے حاضر سروس جج جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا نام لیا تھا، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا نام لیتے ہوئے بنیادی طور پر ان کا اشارہ تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کے خلاف پاناما بینچ کی طرف سے مانیٹرنگ جج اپوائنٹ ہوئے تھے، اور بطور مانیٹرنگ جج انہوں نے احتساب عدالت میں نواز شریف صاحب کے خلاف ہونے والی کارروائی کو مانیٹر کیا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ جناب وہ جو کارروائی ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے دی جانے والی ڈائریکشنز کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ جو ڈائریکشنز تھیں اس میں سے کچھ آفیشیل ڈائریکشنز تھیں اور کچھ ان آفیشیل ڈائریکشنز تھیں جس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا تھا۔ اب بتایا ہی جا رہا ہے کہ اب اس بات کا نواز شریف صاحب کی طرف سے تو واضح انداز میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو عمران دار جج ہیں ان کا احتساب کیا جائے گا اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور اس حوالے سے بہت سارے فورمز ہیں جن کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو حاضر سروس جج ہیں ان کو اگر کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا ہے تو پھر واضح انداز میں کچھ اس طرح کے ثبوت جو ہیں وہ درکار ہوں گے جو اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ جناب معزز جج صاحب نے کسی طرح کے کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنی جوڈیشل
पावर्स को गैर कानूनी तरीके से या अपने दायरे से बाहर निकलकर उन्होंने इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि बतौर मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन साहब के चूँकि राब्ते रह चुके हैं वो जो ट्रायल कोर्ट्स के साथ, और वहाँ पर इस ट्रायल के हवाले से जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हदायत वगैरह उन्होंने दी थी, वो हदायत किसी न किसी लेवल पर मौजूद हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास वो जो डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस का कुछ हिस्सा मौजूद है, और इन डायरेक्शंस को जो है वो उन डायरेक्शंस के नतीजे में ये बात को इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। देखें, बात यह है कि मॉनिटरिंग जज के तौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को कुछ हदायत तो देनी पड़ेंगी, और वो हदायत उन्होंने दी थी। अब उसके जो शवाहद है वो किसी न किसी जगह पर जो है वो महफूज भी हैं, और वो जो शवाहद हैं कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी साबित करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। और इसका मतलब ये है कि एक जानिब ये जो बात मुसलसल की जा रही है कि जस्टिस वक़ार सेठ मरहूम की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करने के हवाले से पेंडिंग है, वो पिटीशन किसी न किसी मौके पर मंजर आम पर आएगी ज़रूर, और अगर वो मंजर आम पर आ जाती है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी ज़रूर, क्योंकि ख़ुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दी सीनियरिटी के इस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखने के कायल समझे जाते हैं, और उनका ये मौका है कि जनाब सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, ये एक इदारे की बात है, और इदारे में मौजूद शख्सियात की बात है। अब जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि जनाब ये जो एहतसाब का जो रोड मैप नवाज शरीफ साहब की तरफ से तैयार किया गया है, तो उसमें सेठ वक़ार मरहूम की जो रिट पिटीशन है वो एक बुनियादी रोल प्ले करेगी, और इस रिट पिटीशन को किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच के सामने लाने की कोशिश की जाएगी। एप्लीकेशन दी जा सकती है कि जनाब ये एप्लीकेशन है, इतने अरसे से पेंडिंग है, बराए करम इसको देखा जाए, और फिर अगर वो रिट पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो तमाम के तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करते हुए हाई कोर्ट्स से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं, उनके वापसी हो जाएगी, और वो वापस मुतलका हाई कोर्ट्स में चले जाएंगे। आगे उनकी मर्ज़ी है कि वो हाई कोर्ट में जाना पसंद करें या इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन ये एक ऑप्शन मौजूद है। जबकि बताया जा रहा है कि एजाजुल एहसन साहब के हवाले से जो फार्मूला है वो ज़रा कदरे मुख्तलिफ है, और उसके लिए जो एविडेंस है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का उसको बरूए कार लाया जाएगा, और यही जो वजह तनाज़ा है इस वक्त ये अब डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। एक कामरान खान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं मामू का बेटा कामरान, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आया है, और उन्होंने भी इस ट्वीट में इसी बात की तरफ इशारा किया है। ट्वीट का स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस ट्वीट में कामरान खान साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कौम होशियार खबरदार, इनकलाब की आमद आमद। नवाज शरीफ तहरीरी गारंटी दे रहे हैं कि वो आइंदा साल चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। यही नहीं, नवाज शरीफ पुरज़्म है कि वो आइंदा दौर इक़्तिदार में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन, साबिक़ ISI सरबराह जनरल फैज़ को पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का ज़िम्मेदार ठहराते हुए कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। कौम सोचे साल 2024 में क्या माहौल होगा। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके होंगे, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक़ DG ISI जनरल फैज़, और आइंदा साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन को कौमी मुल्ज़म करार देकर इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जा रहा होगा। अगर नवाज शरीफ ऐसा करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान में इनकलाब का समा होगा। अब ये जो इनकलाब है का जो समा की बात की गई है, ये भी बुनियादी तौर पर वैसी ही धमकी है जो फैसल वाउडा साहब की तरफ से मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब को अपने इस एजेंडे पर अमल दरामद से रोकने के लिए भी कुछ कुव्वतें हैं जो मुतहरक हो गई हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब तक आप प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो सियासतदान, वो जज, वो जर्नल, चाहे वो नवाज शरीफ है या काजी फ़ाइज़ ईसा है, अगर इन्होंने करप्शन की है तो इनको सूली पर लटका देना चाहिए। इनको K2 के पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा करके ना कपड़े उतार के नीचे धिका दे देना चाहिए।
اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلا ہے, میں نے آپ کو بتایا فرام ٹاپ ٹو باٹم, ان سب کے ساتھ بھی کسی طرح کا کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پردہ پوشی کر کے, آنکھیں بند کر کے ہم جس لیول پر آ گئے ہیں اس سے کا لو اور کیا ہو سکتا ہے. ابھی جس ڈیٹیریشن تک ہم آ چکے ہیں اس سے تو بس اب آگے کچھ اور چیز بنتی ہے. سروائیول اگر ہم نے کرنی ہے تب ہمیں کچھ اگزامپلس کو سیٹ کرنا پڑے گا. ہمیں ریوائیول کرنی ہے تو ٹوٹل ریوائیول کرنی پڑے گی, اکانومی کے ساتھ ساتھ پالیٹکس کی بھی, معاشرت کی بھی, اقدار کی بھی. اس کے بغیر ہم شاید اب آگے نہ بڑھ پائیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کھینچا تانی ہے, رسہ کشی ہے جو اس وقت نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شروع ہوئی ہے, اس کا فاتح کون ہوگا؟ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.